हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द पोएम गिवन इन योर चैप्टर दैट इज नो मैन आर फॉरेन एंड इट्स रिटन बाय जेम्स कर्कअप। अब ये पोएम जो है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पीसफुल पोएम बिकॉज आपको पोएट जो है एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा मैसेज कन्वे करते हैं फ्रॉम दिस पोएम। अब इस पोएम में एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं पोएट वो देखने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम। नाउ इट इज नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है? Those who do not belong to our country, हम उन्हें बोल देते हैं they are foreigners, या फिर जो कंट्री होती है उसे कह देते हो foreign country. So here the poet wants to tell you that no man are foreign. That means there is nobody on this earth who is a foreigner for us. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इंसान every human being जो कि इस मदर अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब सेम है। वी ऑल आर वन। यहां हमने जो लिखा है वी आर ऑल वन, दिस इज समथिंग जो कि बहुत ब्यूटिफुली डिस्क्राइब करता है इस टाइटल को, दैट इज नोबडी ऑन दिस मदर अर्थ इज समवन जिसे आप फॉरेनर की तरह ट्रीट करो या फिर उन्हें डिफरेंट ट्रीट करो किसी को, क्योंकि हर एक इंसान क्या है भाई सेम है। किस तरीके से सेम है? सभी को अगर आप देख लो, क्या कोई ऐसा है जिसको गॉड ने 2 आंखों की जगह 4 आंख दी हो? नहीं। एवरीबडी हैज 2 आईज। हर किसी के पास 1 नोज है। जब कोई सोता है तो हर कोई आंख बंद करके सोता है, जब कोई उठता है तो हर किसी की आंख खुलती है। यानी डिफरेंस क्या है? सभी तो कुछ सेम हुआ। सिमिलरली जो भी सनलाइट हमें रिसीव होती है वही सेम सनलाइट हर एक ह्यूमन बीइंग को रिसीव होती है ऑन दिस मदर अर्थ। एवरीबडी ड्रिंक्स वाटर, एवरीबडी ईट्स फूड। हर जगह एग्रीकल्चर या फार्मिंग के थ्रू ही फूड प्रोड्यूस होता है। तो जब हर एक चीज सेम है देन व्हाट इज दैट जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर सम पीपल जो कि डिफरेंट हैं या फॉरेनर्स हैं। अब यहाँ फॉरेनर्स का मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम कि सिर्फ डिफरेंट कंट्री को बिलोंग करने वाले, बल्कि वो लोग जिन्हें हम कंसिडर करते हैं एज आर एनिमीज। हम जो है वॉर्स वगैरह जो या फाइट्स वगैरह जो होती हैं उन सब में इंडल्ज हो जाते हैं बिकॉज वी थिंक कि वो लोग क्या हैं? डिफरेंट हैं। जिनके साथ भी वॉर होता है वो क्या है? डिफरेंट है, वो फॉरेनर्स हैं। बट दैट इज समथिंग जो कि एब्सोल्युटली फॉल्स होना चाहिए बिकॉज यहाँ जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया भाई एवरीबडी हैज द सेम अपीयरेंस, everyone eats the same food, everyone drinks water, everyone receives the same air, sunlight, and everybody lives on the same land. And also जब हर किसी की everybody will die when everyone will lose their life, तो कहाँ पर भाई हम समा जाएंगे? इन दिस मदर अर्थ, इन दिस लैंड। तो इसका मतलब हर एक चीज तो सिमिलर है, राइट? सेम वे में ये जो पोएट हैं वो भी हमें यही कन्वे कर रहे हैं कि जब भी हमें ये चीज बोली जाती है कि वी शुड इंडल्ज इन अ वॉर, या फिर कुछ लोग हैं जो कि हमारे एनिमीज हैं, वी शुड ऑलवेज बी अगेंस्ट देम, तो वो सब चीजें क्या हैं? वो सब रॉन्ग हैं। एंड व्हाट वी अल्टीमेटली डू इज व्हेन वी गेट इंडल्ज्ड इन अ वॉर, हम क्या करते हैं? हम जो है खुद ही को चीट कर रहे हैं। हम खुद की मदर अर्थ को इम्प्योर बना रहे हैं। व्हेन देयर आर वॉर्स, इतना ज़्यादा ब्लड शेड होता है कि उसकी वजह से हमारी ब्यूटीफुल मदर अर्थ जो है वो क्या हो जाती है? पोल्यूट हो जाती है। वॉर्स में वेपन्स का यूज़ होना, बॉम्ब्स का यूज़ होना, इसकी वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उससे जो हमारी एयर है वो भी क्या हो जाती है? पोल्यूट हो जाती है। तो अल्टीमेटली हम जो है अगर किसी वॉर में इंडल्ज भी होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी मदर अर्थ, अपनी एयर, इन सब को पोल्यूट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी विल ऑल्सो सफर बिकॉज ऑफ दैट, राइट? बट इस तरीके से हम सोचते ही नहीं हैं एंड वी एंड अप इंडल्जिंग इन अ वॉर, इन अ फाइट। वी काइंड ऑफ हेट पीपल, एनिमीज की तरह कंसिडर करते हैं। बट ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ही रिमूव हो जानी चाहिए फ्रॉम दिस वर्ल्ड बिकॉज एवरीबडी इज सेम एंड नो मैन आर फॉरेन। सो आई होप आपको ये बहुत ब्यूटिफुली कन्वे हो चुका है कि एग्जैक्टली दिस पोएम, दैट इज द टाइटल ऑफ दिस पोएम नो मैन आर फॉरेन, इससे क्या समझ आता है हमको? क्लियर? अब हमें क्या देखना है भाई? वील quickly see the introduction of the poet, that is James Kirkup, and then we'll read in 2 to 3 lines कि what is the complete outline हम पढ़ने के वाले हैं इस poem में, and then we'll read the stanza 1. Clear? All right. So this poem is written by James Kirkup, was an English poet, translator and travel writer. He wrote over 45 books including autobiographies, novels and
place. So he is a very well known poet. इन्होंने सिर्फ ब्यूटीफुल पोएम्स ही नहीं बल्कि he has written a lot of books, 45 के अराउंड बुक्स वो लिख चुके हैं, जिसमें आप ऑटोबायोग्राफीज कंसिडर कर लीजिए, नोवेल्स कंसिडर कर लीजिए, प्लेस जो ड्रामाज होते हैं वो देख लीजिए. सो ही इज समवन जो कि बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश पोएट हैं, एंड ही इज ऑल्सो द वन जो डिफरेंट लैंग्वेज की पोएम्स या स्टोरीज को दूसरी लैंग्वेजेस या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. सो दिस पोएट इज डेफिनेटली वेरी वेल नोन वन. तो इन्हीं की एक राइटिंग जो है हम पढ़ने वाले हैं. Now this particular poem, that is no man are foreign, means that no men belong to other country or another country. The poet wants to say that all men are same and all men are equal. यहाँ पर all men से हम क्या समझ रहे हैं? All the ह्यूमन बींग्स. यानी पोएट जो है वो यही बोल रहे हैं कि एवरी लिविंग बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, वेदर इट्स अ मैन, विमेन, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, एवरीवन इज सेम. क्योंकि सिर्फ हम थोड़े बहुत दिखने में डिफरेंट होते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो पाए कि ये कौन है. हम डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं. वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, देयर आर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, बट होता क्या है, जो बॉडी है बीनीथ दीज यूनिफॉर्म्स, बीनीथ दीज ड्रेसेस, वो तो सेम ही है, राइट? एवरीवन इज सेम. और हर एक चीज जो हम रिसीव करते हैं फ्रॉम दिस नेचर, जो भी हमें बाउंटीज मिलती हैं फ्रॉम दिस नेचर, वट एवर रिवॉर्ड्स वी गेट, every reward is also received by other person. तो हर एक चीज क्या हो गई? सेम हो गई, राइट? तो क्या होना चाहिए ये कि nobody is different, everybody is same. और यही एक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बहुत ब्यूटिफुली पोर्ट्रे होता है, that is all are one. क्लियर? तो इस पूरी पर्टिकुलर पोएम में हम इसी लाइन पे पूरे डिस्कशन करने वाले हैं, that the poet wants to say all men are same, all men are equal. Clear? So let's see the very first stanza of this poem, which says, remember no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon, is earth like this in which we shall lie. अब यहाँ पर पोएट जो है वो ये कह रहे हैं, remember no men are strange, no countries foreign. This means here poet is telling you remember, keep this one thing in mind. अगर ये चीज समझ जाते हो और याद रखते हो, then definitely you will also be at the end of the poem that yes, no men are foreign. Now the poet wants to tell you no men are strange, that is there is nobody who is unknown to us. कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि एक स्ट्रेंजर है या हम नहीं जानते कि भाई ये कौन है, बिकॉज वी नो एवरीबडी इज वॉट अ ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पर जब ये बोलते हैं नो मैन आर स्ट्रेंज, इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू टेल अस दैट व्हेन वी विल रीड द कंटिन्यूसली ऑल दी स्टैंजास, एट द एंड वी विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट पोएट वॉन्ट्स टू टेल यू नोबडी इज स्ट्रेंजर इन दिस वर्ल्ड. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को जानते हैं, इसका मतलब है कि हम सब सेम हैं, एक जैसे हैं. तो फिर ये जो डिफरेंसेस हैं वो हम क्यों मानते हैं? नो कंट्रीज फॉरेन. सिमिलरली द वे हमारी कंट्री जो है एक लैंड पे है, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो ऑन दिस मदर अर्थ. द सेम वे जैसे सनलाइट जो है वो हमारे यहाँ पे रिसीव होती है, सिमिलरली सनलाइट ऑल्सो फॉल्स ऑन इन दी अदर कंट्रीज. तो हर एक चीज क्या है? सेम है इन डिफरेंट कंट्रीज टू. दैट मीन्स नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन. Beneath all uniforms a single body breathes. Now poet wants to tell you in this line कि beneath यानी कि जो भी लोग यूनिफॉर्म्स की बात कर लीजिए, कपड़ों की बात कर लीजिए, हर एक क्लोथ के अंदर यानी अंडर ऑल द यूनिफॉर्म्स क्या है भाई? एवरीबडी इज सेम. दैट मीन्स सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. अब यहाँ पर यूनिफॉर्म्स की जो बात है, हम यहाँ दो पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं. नंबर वन, द सोल्जर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज. अब हर एक जो सोल्जर होता है ऑफ डिफरेंट कंट्री, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट? लाइक हमारे कंट्री के सोल्जर्स की अलग यूनिफॉर्म होगी, कोई डिफरेंट कंट्री के सोल्जर्स की अलग यूनिफॉर्म होगी. एंड ऑल्सो यहाँ हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म्स का मतलब द क्लोथ्स वी वेयर, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, राइट? तो वो जो क्लोथ्स हैं या जो सोल्जर्स की यूनिफॉर्म है उसकी बात हो रही है कि हर एक यूनिफॉर्म के अंदर, हर एक क्लोथ के अंदर एक सिंगल बॉडी ही ब्रीथ कर रही है, द सेम वे जैसे हमारी बॉडी ब्रीथ करती है. इट मीन्स द ओनली द डिफरेंट ट्रेडिशंस आर देयर, ओनली वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. हमारे जो यूनिफॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब क्या हैं? सेम है. लाइक आर्स यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है, जैसे हम जो है कोई भी टाइप के कपड़े पहने बट वी ऑल आर सेम, राइट? अंडर दोज यूनिफॉर्म्स, अंडर दोज ड्रेसेस. दिस मीन्स व्हाट कि सिमिलर वे में बाकी की भी जो कंट्री के लोग हैं दे आर ऑल्सो सेम.
The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. अब यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जिस लैंड पे हम लोग वॉक कर रहे हैं, यानी एवरीबडी, ब्रदर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है, द वे वी वॉक ऑन द सेम लैंड, बाकी के कंट्रीज के भी जो लोग हैं यानी अदर पीपल जिन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं, वो भी सेम लैंड पे वॉक करते हैं. एंड इट इज़ द सेम अर्थ लाइक दिस. ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा लैंड जो है वो डिफरेंट अर्थ प्लैनेट पे है, बाकी के लैंड अदर प्लैनेट्स पे है, नहीं. इट्स द सेम मदर अर्थ. इट मीन्स जो लैंड है वो तो क्या है भाई, सेम ही है. एंड जब हम लोग अपनी लाइफ को खो देंगे, व्हेन वी विल डाई अल्टीमेटली, दैट टाइम ऑल्सो हम कहाँ पर भाई, वी शैल लाई अंडर दिस अर्थ ओनली, यानी कि हम इस लैंड पे ही रह जाएंगे सिमिलरली जैसे बाकी के लोग रहेंगे, राइट. जो ग्रेव है वो तो हर किसी की सेम ही होने वाली है ऑन दिस लैंड. इट मीन्स दैट like the people like us, हम अपनी बात करते हैं, like we walk on this mother earth on the same land, similarly other people are also walking on the same land, and the way we shall lie on the same land after we die, the other people will also do the same. So in this particular stanza 1 what we can understand is कि यहाँ पोएट हमें एक ही चीज समझा रहे हैं कि no men are foreign and no country are foreign, यानी कि कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, फॉरेन नहीं है, सब एक हैं, और जो कंट्रीज हैं वो भी सेम हैं, क्योंकि सेम लैंड है जहां हम वॉक करते हैं. हर एक जो यूनिफॉर्म या डिफरेंट क्लोथ्स की बात कर लीजिए, उसके अंडर जो बॉडी है वो तो सेम ही है एज वी आर. एंड सिमिलरली द वे वी विल डाई एंड लाई ऑन द सेम लैंड, सिमिलरली अदर पीपल विल ऑल्सो बी. तो इन स्टैंजा 1 वी कैन डेफिनेटली सी दिस वन लाइन कि हर एक इंसान सेम है एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन इज वेरी ब्यूटिफुली डिपिक्टेड इन दिस स्टैंजा. नाउ लेट्स रीड दी स्टैंजा नंबर 2 which says, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Now in this particular stanza poet is telling you they too. they का मतलब क्या है यहाँ पर, जो अदर पीपल की बात हो रही है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना no men are foreign, यानी people belonging to different countries. So they refers to the other country people and they too are aware of sun, air and water, यानी कि जैसे हमें सनलाइट मिलती है उनको भी वही सनलाइट मिलती है. The way we breathe the same air, they also breathe in the same air. And also जैसे हमें पानी मिलता है, वाटर मिलता है, सिमिलरली उनको भी पानी मिलता है. यानी ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि हम जो है सनलाइट रिसीव करते हैं उनको और कुछ रिसीव होता हो, हम जो है पानी पीते हैं उनके यहाँ पर कुछ और हो, नहीं. तो हर एक कंट्री में सेम तीनों चीजें हैं. दी सेम रिवॉर्ड्स ऑफ नेचर आर रिसीव्ड बाय एवरीवन ऑन दिस मदर अर्थ. दैट इज वी रिसीव द सेम सन, that is sunlight, we receive the same water to drink, we receive the same air to breathe. यानी similar things तो हो गई, right? So जब nature difference नहीं कर रही है किसी भी country के लोगों में या हम में, then why we are differentiating, why we call other people as foreign or unknown or strangers? Everybody is same. Are fed by peaceful harvest. जब वॉर का टाइम नहीं होता है या फिर जब बहुत अच्छी बोल सकते हो प्रोडक्शन होता है, फूड बहुत सही हार्वेस्ट होता है, तो हर कोई जो है पीसफुली अपने घर में बैठकर खाना खाता है. हम भी यही करते हैं. जब हमारे यहाँ पर बहुत पीसफुल हार्वेस्ट होते हैं या फिर बहुत अच्छा फूड प्रोडक्शन होता है, तो हर कोई अपने घर में शांति से पीसफुली खाना खाता है. तो द वे वी ईट आवर फूड व्हेन देयर इज नो वॉर, व्हेन देयर इज पीस, सिमिलरली अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग. तो ये अगेन एक और चीज प्रूफ होती है कि येस, नो मैन आर फॉरेन. By war's long winter starved. एंड जब यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, एक तो वॉर टाइम की, एक विंटर सीजन की, कि when there are wars going on, जब फाइट्स होती हैं दो कंट्रीज के बीच में, तभी क्या होता है, there are many people जो स्टार्व करते हैं, they do not get anything to eat, they आर बोल सकते हो स्टार्विंग ऑफ हंगर, यानी बहुत भूख लगती है उनको, बिकॉज फूड प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ होता, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है वॉर्स के टाइम. सिमिलरली विंटर सीजन के टाइम पे भी इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन ना होने की वजह से पीपल स्टार्व. सो दिस इज द कंडीशन जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में फॉलो नहीं होगी, बल्कि जहाँ पे भी वॉर्स होंगे वो हमारे यहाँ हो या कहीं और हो, जहाँ पे भी विंटर सीजन होगा वो हमारे यहाँ हो या फिर किसी और कंट्री में हो, एवरीवेयर द कंडीशन इज सेम, दैट इज पीपल वुड स्टार्व. सो द सेम वे व्हेन वी पीसफुली एंजॉय आवर फूड, द सेम वे व्हेन समटाइम्स वी स्टार्व बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड, यही चीज जो है वो अदर कंट्रीज में भी फॉलो होती है. सो अगेन दिस प्रूव्स दैट येस, नो मैन आर फॉरेन एंड नीदर अ कंट्री इज फॉरेन. क्लियर? Their hands are ours and in their lines we read
a labor not different from our own. अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास हैंड्स हैं, सिमिलरली उनके पास भी हैंड्स हैं, तो ये भी क्या हुआ, सेम हुआ, तो कुछ डिफरेंस तो है नहीं। और अगर हम किसी के हैंड्स देखें, द वे कोई हार्डवर्क करता है, लेबर करता है, काम करता है, तो जिस तरीके से हम उनके हाथ में वो हार्डवर्क देख सकते हैं, वो लाइन्स में एक लेबर पता चल जाता है ना कि इसकी हाथ देखकर बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो सेम वे पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम अपने हाथ देख लें, यानी अपने यहाँ के लोगों के हाथ देख लें जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा लेबर किया है, अदर पीपल जो हैं यानी कि द पीपल बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, उनके यहाँ पे भी जिसने बहुत हार्डवर्क किया है, हम उनके हाथ में या लाइन्स में देख सकते हैं वो लेबर। सो देयर इज़ नो डिफरेंस, राइट। जब सबके हाथ सेम है, वो लेबर जो है सबका सेम है, जैसे हम पीसफुली खाना खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। देयर आर टाइम्स जब स्टारवेशन देखा जाता है तो वहाँ पे भी देखा जाता है, राइट। एंड ऑल्सो द वे वी आर अवेयर ऑफ द सेम सन, एयर एंड वाटर, दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द सेम थिंग्स। सो व्हेन नेचर इज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अस, when there is no difference between the hands we have, the labor we perform, then what is the difference, right? तो इसीलिए everybody is same, we all are one and no men are foreign. Clear? So stanza 2 में भी with different examples poet हमें यही एक जो thought है या theme है इस poem की, या फिर आप बोल सकते हो जो title है उसे explain करते हैं, and again we are kind of convinced, yes, poet is right, no men are foreign. Clear? All right, let's read the next stanza. Remember, they have eyes like ours that wake, or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Now in this particular stanza the poet says remember, यानी एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखिए, याद रखिए ये चीज़, because if you understand this point of view definitely you'll be able to understand कि हर एक इंसान जो है वो सेम है। Like they have eyes like ours that wake, यानी जब हम सो के उठते हैं तो हमारी भी 2 आईज हैं, वो भी ओपन होती हैं। सिमिलरली यहाँ कोई भी ह्यूमन बीइंग है इस मदर अर्थ पे, किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी ह्यूमन बीइंग को देख लो, हर कोई जैसे ही उठता है उनकी आंखें खुलती होंगी, हर किसी की 2 ही आईज होती हैं, कोई एक्सेप्शनल तो है नहीं, राइट। तो यहाँ पे वही एक लाइन बोलते हैं पोएट कि द वे वी वेक अप, our eyes are open and we have 2 eyes, the same way other people also wake up with open eyes, and when we sleep our eyes close, right, the way we sleep, हम जो है आंखें बंद करके सोते हैं, similarly हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो आंखें बंद करके ही सोता है। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है कि कहीं पे कुछ और सिस्टम फॉलो होता हो, राइट। तो यहाँ फिर पोएट हमें यही बता रहे हैं कि रिमेंबर वी ऑल्सो हैव द सेम आईज लाइक अदर्स एंड वी ऑल्सो स्लीप by closing our eyes, and we also wake up and open our eyes the same way other people would do. And strength that can be won by love, और जिस तरीके से किसी की भी स्ट्रेंथ को हम जीत सकते हैं by giving love and affection, same way आप बाकी कंट्रीज में भी ये चीज़ कर सकते हो। It means this is also similar whether it's about our country or it's about other countries. Clear? In every land is common life that all can recognize and understand. अब यहाँ पर लाइफ का मतलब क्या बोल रहे हैं पोएट, यानी हर एक जगह पे आप चले जाओ तो सेम ही लिविंग बींग्स हैं, सेम ह्यूमन बींग्स हैं, और यहाँ पे भी वही है, राइट। तो हम भी सेम है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो, थोड़ा बहुत अपीयरेंस ऑब्वियसली डिफरेंट है, नहीं तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। एंड ऑल्सो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट वेदर्स हैं, इसकी वजह से हमारा जो क्लोथिंग होता है, हमारी जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट बीनीथ ऑल दीज द बॉडी इज सेम, राइट। सेम वे एवरीवेयर यू गो ऑन in every country you receive any बोल सकते हो कोई भी लैंड पे चले जाओ, then too you will find the same life, same human beings। इसका मतलब again this proves that no man are foreign। Clear? So in this particular stanza poet यही बोल रहे हैं everybody has same eyes, everyone wakes up and open their eyes, everyone sleeps in the same manner, that is by closing their eyes। हर किसी की strength can be won by love, and also कहीं पे भी चले जाओ we have the same living beings। Clear? All right, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn। Remember, we who take arms against each other। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं let us remember whenever we are told, यानी कि हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें कहा जाता है to hate our brothers, brothers यानी जो अदर कंट्री के लोग हैं, यानी कि जिन्हें हम enemies कंसिडर करते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सॉर्ट ऑफ ये चीज़ समझ नहीं आती कि भाई हर एक क्या है, सेम ही है। तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर काइंड ऑफ कि भाई
वॉर होना चाहिए, फाइट होना चाहिए, दे टेल यू दैट यू शुड हेट सच पीपल। तो जब भी ऐसे लोग जो हैं आपको ये बोलते हैं दैट यू नीड टू हेट दीज पीपल, यू शुड बी इंडल्ज इन अ वॉर और फाइट विद देम, इट इज आवरसेल्व्स, यानी कि वो हम ही होते हैं दैट वी शैल डिस्पोजेस, betray and condemn। पहले मीनिंग समझ लो, देन वील अंडरस्टैंड द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। डिस्पोजेस मतलब डिसलॉज करना है, डिप्राइव करना, वंचित करना किसी को। एंड कंडेम का मतलब होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, यानी कि मना कर देना। और बीट्रे मतलब क्या होता है, चीट करना, यानी कि जब हम किसी और को हेट करते हैं या फिर हम किसी को एनिमी मानते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही को क्या कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों से, हम खुद ही को चीट कर रहे हैं और हम खुद ही को एक सॉर्ट ऑफ डिसअप्रूवल दे रहे हैं, अपने आप को मना कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब हम किसी के लिए भी वेपन्स उठाते हैं या फिर कुछ वॉर वगैरह में इंडल्ज होते हैं तो हम खुद का भी तो नुकसान करते हैं। वी ऑल्सो लूज आर पीपल, देर आर मैनी पीपल हु लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स एंड फाइट्स। देन वी ऑल्सो लूज दैट पीस, हम जो है वो भी पीस वगैरह जो हो गया, हमारा जो लैंड है, जो इन्वायरमेंट है, हर जगह से हम नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी और ऑब्वियसली सामने वाली कंट्री को भी। यानी जब हम वॉर में या फाइट में इंडल्ज होते हैं तो सिर्फ हम दूसरी कंट्री के लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो व्हेन वी आर काइंड ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज हार्मिंग आवर ओन सेल्फ, देन व्हाई शुड वी डू इट, राइट? तो पोएट जो है वो आपको यही बोल रहे हैं कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेन यू आर टोल्ड टू हेट सम पीपल, टू हेट योर एनिमीज, देन इट इज अस दैट वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। We are dispossessing ourselves, we are depriving ourselves of many things, we are cheating our own self, and also we are kind of giving disapproval to our own self. Clear? Remember, we who take arms against each other. Arms का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? जो वेपन्स हैं, जो भी वेपन्स वॉर्स में या फाइट में यूज होते हैं उनको कहते हैं आर्म्स। तो यहाँ पोइट बोल रहे हैं कि जब भी हम आर्म्स या वेपन्स उठाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, देन व्हाट हैपेंस वो हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट स्टैंजा। बट राइट नाउ इन दीज 4 लाइन्स पोइट हमें यही कह रहे हैं कि जब भी हम इन सब चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, वो वॉर्स हो या फाइट्स हो, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कि सिर्फ सामने वाली कंट्री को। सो व्हेन वी आर हार्मिंग आवर ओन सेल्व्स, देन व्हाई शुड वी डू इट, राइट? तो यहाँ पर हमारा भी नुकसान होता है, हमारी हार्मनी, पीस, वो एक जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ नेगेटिव हो जाता है, सब कुछ हम सॉर्ट ऑफ लूज कर देते हैं अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? ऑल राइट। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, जैसे प्रीवियस लाइन को कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, कि जब भी हम किसी के लिए वेपन्स उठाते हैं, whenever we take arms for someone, then it is the human earth that we defile. Now what is defile? Make dirty or pollute. Clear? Let's read the lines and then we'll see the explanation. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं it is the human earth that we defile, यानी जब भी हम वेपन्स उठाते हैं या फिर हम वॉर्स वगैरह या फाइट्स वगैरह में इंडल्ज होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मदर अर्थ को पल्यूट कर रहे हैं, उसे डर्टी बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी वेपन्स वगैरह हम उठाते हैं तो इतना ब्लड शेड होता है, इतने लोगों की लाइफ जाती हैं कि वो सब क्या करते हैं, हमारी लैंड, हमारी मदर अर्थ को ही हार्म करते हैं। और वो मदर अर्थ क्या है भाई, वो हमारी मदर अर्थ है। कुछ भी हार्म होगा तो हमें ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सो व्हेन वी आर डूइंग समथिंग दैट इज काइंड ऑफ हार्मिंग आवर ओन मदर अर्थ, देन दैट इज रॉन्ग। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप वॉर या फाइट में इंडल्ज होते हो, आप जीत भी जाते हो तो आपने सिर्फ सामने वाले का नुकसान किया, नहीं, आपने अपनी पूरी मदर अर्थ का नुकसान किया है। और जिसकी वजह से क्या है भाई, ये सब चीजें रॉन्ग हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. यहाँ पोएट बोलते हैं कि जो hell of fire यानी कि जो इतना धुआं उठता है, जो फायर, जो वॉर में कंडीशन होती है, जो डस्ट उठती है, बिकॉज वॉर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें कर क्या रहे हैं, ये आउटरेज कर रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं किसे, द इनोसेंस ऑफ एयर, द प्योरिटी ऑफ एयर। जो हमें हवा मिल रही है हर जगह, वो दूसरी कंट्री में भी वही एयर है, यहाँ पे भी वही एयर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एयर को ही पोल्यूट कर रहे हैं, हम जो है एंड कर रहे हैं द इनोसेंस ऑफ द एयर दैट वी ब्रीथ इन बाय इंडल्जिंग इन वॉर्स बिकॉज ऑफ द फायर एंड द डस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पीपल आर फाइटिंग, व्हेन देयर आर वॉर्स गोइंग ऑन।
Remember, no men are foreign and no countries strange. Again the poet is laying emphasis on this fact, और वो repeat कर रहे हैं इस line को कि that's why remember this thing that there is no one जो कि different है, जो कि foreign है, जो strange है, और ना ही जो different countries हैं वो जो है हमसे अलग हैं. They also have the same land, sun, air, water. They also eat the same food. They also starve during wars the way we do. When everything is same, then why do we call them as strangers or unknown or different? तो यहीं पे यही चीज सिखा रहे हैं poet that there is nobody who is a foreigner. There is no country which is different or foreigner. Clear? So this is how the poet ends the poem here. तो अगर हम overall अगर यहाँ पे gist देखें तो वो क्या है कि poet आपको सिर्फ एक चीज समझा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप किसी को डिफरेंट कंसिडर करते हो या कोई अलग है, कोई एनिमी है, कोई फ्रेंड है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है. बिकॉज हर एक चीज़ तो सेम है एक्सेप्ट द डिफरेंट क्लोथिंग, द डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन एंड अपीयरेंस. Everything else is same. When nature is not differentiating, it gives the same rewards to everyone on this earth. Same sunlight है, same water है, same air है, same land है जिस पे हम walk कर रहे हैं. Then why are we differentiating people? So we should all be live together in harmony and peace. और यही यहाँ पोएट बोल रहे हैं that is universal truth of brotherhood जो है वो यहाँ पे convey कर रहे हैं कि we all are one, we all are same, and that is how we should live and see people around us, that everybody is same as us. Same way जैसे हम same land पे walk करते हैं वो भी करते हैं. Same way जैसे हमारी जब हम life खो देंगे, when we lose our life, हम जिस land में समा जाएंगे same वो भी समाएंगे, राइट? तो हर एक चीज़ जब सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो हम क्यों इस तरीके से हार्मनी या पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? We're just thinking that some people are enemies, some people are not our friends, they are different, they are foreign. And as you all know that we are discussing the poem that is No Man Are Foreign, which is written by James Kirkup. अब इस पर्टिकुलर पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दैट इज एवरी स्टैंजा जो है हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, बट नाउ वी नीड टू सी द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दैट इज कंप्लीट समरी एंड ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, सो दैट यू गेट द वे जिस तरीके से आपको आंसर्स में मेंशन करना है वट एवर द पोएट वांटेड टू कन्वे इन द लाइन्स मेंशन इन दिस पोएम. नाउ हियर इन दिस पोएम बिफोर वी स्टार्ट विद द समरी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पोएट जो है वो आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहते हैं, and that is by giving different examples he is telling you everyone is same on this mother earth, every human being is same. And हम जो है जिस तरीके से बोलते हैं कि some people are different, they are foreigners, they are वो जैसे कुछ लोग बोलते हैं some people are our enemies, तो that is totally false, that is absolutely wrong, because we also get the same rewards from the nature the way they get. We also eat the same food that they eat. अब यहाँ पर cuisines की बात नहीं हो रही है, do not go in the literal meaning of the words. It is just meant to tell you that जब हम hungry होते हैं, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, similarly वो भी खाना खाते हैं. जब we are thirsty, we drink water, they also drink water. We also receive the same sunlight, they also receive the same sunlight. So when everything is same, so poet just wants to tell you that no man are foreign, that means we all are one, we all are same. So ये जो brotherhood का message है वही यहाँ पर convey करना चाहते हैं poet कि हर एक जो है वो साथ में रहें, everybody should live in peace and harmony, nobody should get indulged in wars or fights, and we should always remember this thing that everybody is same and we can win anybody's heart or anybody's strength by providing love. तो वही चीज़ है जो spread करनी चाहिए, not hatred. Clear? All right. Now let's begin with the summary. So the poet wants to tell here, in the poem, the No Men Are Foreign, the poet wants to emphasize on the fact that all the people living on this earth are same and that we have created distinctions by erecting borders and fences, different languages, etc. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो हर एक इंसान है इस मदर अर्थ पे वो सेम है. इट्स जस्ट दैट हम लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, हमने डिस्टिंक्शंस क्रिएट किए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू, डिफरेंट बॉर्डर्स या फेंसेस या जो बाउंड्रीज बना दी हैं उसके थ्रू. यानी यहाँ पोएट कह रहे हैं कि व्हेन वी वर गिवन बर्थ ऑन दिस मदर अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ,
वी वर सेम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि हर किसी की लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, कल्चर अलग होना चाहिए, हर कोई डिफरेंट है, नहीं। वो डिफरेंसेस हमने क्रिएट किए हैं, वो डिस्टिंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं, दैट वर नॉट समथिंग जो कि ऑलरेडी हमें गॉड ने दिए हों या नेचर ने दिए हों। सो व्हेन वी आर सेम, व्हेन वी रिसीव एवरीथिंग इन द सेम वे द अदर्स रिसीव, दैट मीन्स वी ऑल आर सेम, एंड द डिस्टिंक्शंस एंड द डिफरेंसेस आर द वंस जो कि हमने क्रिएट किए हैं, नॉट दी not God या not nature. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. So same चीज़ यहाँ पोइट कह रहे हैं कि भाई जो मदर अर्थ है, जिस लैंड पे हम सर्वाइव करते हैं, वो तो सेम ही है। हर किसी का प्लैनेट एक है, वो है मदर अर्थ। ऐसा तो नहीं है ना कि डिफरेंट पार्ट्स दे दिए गए हों सबको कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट अलॉटेड है, नहीं। Everyone lives on the same planet, everyone stands on the same land where we stand. This means we all are same. And all the people who live on this earth belong to one human race. सिर्फ हर किसी को डिफरेंट या कोई डिफरेंट जो वर्ड्स बोल देते हैं हम, वो सिर्फ हमने डिस्टिंक्शंस क्रिएट किए हैं। अगर हम देखें इन रियलिटी, सो वी ऑल बिलोंग टू ह्यूमन रेस, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो हम सबका एक ही नाम है, वो है ह्यूमन बींग्स। बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो तो हमने क्रिएट किए हैं। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड था। Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. अब जो यूनिफॉर्म वर्ड किया है यूज, यहाँ पर आप दोनों चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि जो भी बॉर्डर्स पे सोल्जर्स हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, द पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ देयर प्लेसेस, उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ डिफर करती हैं, बट हर एक यूनिफॉर्म के अंदर जो बॉडी है दैट इज द सेम, दैट इज बीनीथ एवरी यूनिफॉर्म, एवरी क्लोथ, एवरी जो भी ड्रेस पहना है, द बॉडी इज सेम, द सेम बॉडी इज ब्रीथिंग। तो यहाँ पर सेम ही चीजें हैं हर जगह पे, तो वाई वी आर टेलिंग कि कुछ डिफरेंस है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ यूनिफॉर्म्स जो है उसे आप क्लोथिंग से भी कंपेयर कर सकते हो कि हर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, बट जो बॉडी है beneath them that is same, everybody is same. Clear? All right. God has made all of us in a similar way, all breathe in the same way. It means कि when God created human beings, He created them सिमिलरली, यानी कि बस अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंस है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि हाँ भाई ये कौन है, ये कौन है, अदरवाइज सब सेम होते। बट जो बॉडी है, जो ऑर्गन्स है, वो तो सब क्या है, सेम है। एवरीबडी हैज़ 2 आईज, सेम हेयर, एक फोरहेड, देन 1 नोज, तो हर एक चीज़ क्या है, सेम है। यानी कि गॉड ने जब सबको सिमिलर वे में क्रिएट किया है, हर एक सेम है उनकी आईज में, देन वाई वी आर क्रिएटिंग दोज डिफरेंसेज, वाई वी हैव बिल्ड अप दोज बाउंड्रीज। क्लियर? All right. Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same mother earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. तो जब यहाँ बोला है ना कि ऑल ब्रदर्स वॉक ऑन द सेम लैंड, इसका मतलब क्या है कि हर एक सोल्जर या फिर हर एक जो पर्सन है वो हमारे ब्रदर्स हैं, यानी हमारे भाई हैं। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर वन, एंड दे ऑल्सो वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ। जो हमारा प्लैनेट है, हमारी जो मदर अर्थ है, जो धरती है, हर कोई जो है उसी पे वॉक कर रहा है, यानी कि सेम है, इस चीज़ में भी कोई डिफरेंस नहीं है। द पोइट सेज दैट एवरीवन गेट्स सनलाइट, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. इसके पहले की जो लाइन है that also we need to discuss कि यहाँ पोइट कह रहे हैं कि we shall also lie in the grave in the same earth. Grave means जो होल डिग किया जाता है and the coffin is placed inside it. तो when we lose our life, जब unfortunately we leave this world, तो हम भी similar way में we lie in the same grave. The other people will do also in the same way. तो जब ये चीज़ भी सेम है then there is no difference, we all are same. ऑल्सो द वे हमें सनलाइट प्रोवाइड की जाती है, हमें एयर मिलती है, हमें वाटर मिलता है, तो गॉड जो है ही गिव्स द सेम थिंग्स टू एवरीवन। जो भी लिविंग बीइंग है उसको भी सिमिलर वे में सनलाइट मिलती है, सेम एयर मिलती है, सेम वाटर मिलता है। यानी कि व्हेन द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड दैट इज गॉड इज नॉट डिफरेंशिएटिंग पीपल, देन व्हाई आर वी डूइंग इट? We all do farming during the time of peace when there is no war. When there is no war, तो हम normally जैसे farming होती है, agriculture होता है हर जगह, वैसे हमारे यहाँ पे भी होता है। We also get the food production from there. They also have the food production from there. तो इसी तरीके से जब peace होता है, harmony होती है, जब war नहीं है, शांति है, तो जैसे हमारे यहाँ पर agriculture या farming हो रही होती है खाना produce करने के लिए, same way में वहाँ पे भी होती है।
We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. And when there are no wars, everybody is peacefully living in their home. हर कोई जो है एक बिल्कुल शांति के माहौल में they enjoy their food. And also people of other countries, that people जिन्हें हम बोलते हैं other people या they यहाँ पर बोला गया है in this poem, वो भी similar way में same agriculture का जो process है, same farming का जो process है वो वहाँ follow करते हैं, same खाना produce होता है and they also eat it in a peaceful manner. Further, he adds that the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. तो जैसे हम जो है winter के टाइम पे because of shortage of food या lack of food, तो उसकी वजह से हम जैसे starve करते हैं, that is हम भूखे रह जाते हैं. wars के टाइम पे जैसे हमारे लोग भूखे रह जाते हैं because of the that जो बहुत बुरा माहौल हो जाता है, वो जो fights हो रही हैं, then there is obviously lack of food production. इसकी वजह से the way we starve, the way we are hungry, other people also face the same conditions when there are wars going on and when there is winter time. तो यहाँ पर भी same similarity हमको दिखती है भाई कि जब हम peacefully खाना consume कर रहे हैं वो भी करते हैं, जब wars होते हैं हमारे यहाँ पे we starve so they also starve. So it is again the same thing. यानी poet जो है वो बस आपको similarities count करवा रहे हैं कि when we see different perspectives we can just think or we can just make a conclusion out of it कि ये सब चीज़ें जो हैं वो same हैं whether it is related to us or whether it is related to other people. So जब सब कुछ चीज़ें same हैं, कोई difference ही नहीं है, so why we say that the other people are foreigners? Clear? All right. Then the poet says that even their hands are same as ours, they work very hard just like we do. The way जो हम मेहनत करते हैं, हमारे हाथ भी सेम है, उनके हाथ भी सेम है. When we work a lot, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो लेबर जो है वो आपके हाथ में दिख सकता है. In the lines of the hands we can see how much this person has worked hard. Similar way में जो बाकी के लोग हैं, they are also working hard, they are also giving their sweat and blood, और वो हम देख सकते हैं from their hands, जो कि again क्या है, same है. यानी कि the way we have these hands, they also have the hands. The poet says that we should keep in mind that the people of another country whom we think to be our enemies have been given by God the similar appearance like us. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं पोएट कि जैसे कि हम उन लोगों को जिन्हें enemies बोलते हैं, like these are enemies, वो भी क्या हैं, हमारे जैसे ही हैं. God has also given them same appearance का मतलब क्या है कि obviously looks distinguished हैं, but जो eyes हैं, nose है, face है, everything is same. तो God has also given them the same eyes, the same hands, the same body, the same way He has given it to us. तो यहाँ पे भी कोई difference नहीं है. God has never differentiated between any human being. So why are we saying that those are our enemies और या फिर वो लोग जो है वो different है. God has given them eyes like ours which open when we are awake and close when we are sleeping. So when we are awake, जब हम जाग रहे होते हैं, हमारी eyes जो है वो खुली हुई होती हैं, उनकी eyes भी खुली हुई होती है when they are awake. Similarly when we sleep we close our eyes, so they also close their eyes. तो same जो चीज़ है वो God ने यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे कुछ भी differentiate नहीं किया है God ने. He has given two eyes to both of them, यानी कि हमें and the other people when whom we consider to be our enemies, and the same way when we are awake we open our eyes, they also open their eyes, and when we are sleeping we close our eyes, they also close their eyes. Similarly, He has given them strength which we can win through love. They also have been given the same strength that we can win through love. यानी कि hatred से, fight से, war से you can never earn anything, you can never win anything. It's just going to destroy the peace and harmony of everyone's life. But we can win everything by love. And the same thing goes with them. तो हर एक चीज़ यहाँ पे क्या है, same है. Then he says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. Life means all the things that are living. तो हर एक कंट्री, हर एक लैंड पे अगर आप कुछ चीज़ देखो जो कॉमन है दोनों के बीच में, वो क्या है, वो है वो लाइफ. यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं जो कि ब्रीथ करते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हर जगह आपको सेम देखने को मिलेगी. कोई भी प्लैनेट को आप कोई भी कंट्री को आप देख लो, यानी ऑन दिस मदर अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वी कैन सी वन थिंग वेरी कॉमन जो कि हर जगह सेम है. वो क्या है, दैट एवरी लैंड हैज़ अ लाइफ, एवरी लैंड और एवरी कंट्री हैज़ लिविंग बींग्स. तो वही चीज़ कॉमन है, यानी कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे यहाँ भी लिविंग बींग्स हैं, वहाँ पे भी लिविंग बींग्स हैं, तो फिर कोई डिफरेंस है ही नहीं. क्लियर? ऑल राइट.
And if we can recognize them and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or wars between us. So जब हम इस फैक्ट को रियलाइज कर लेंगे, समझ जाएंगे कि जैसे कि हम लिविंग बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वैसे ही वो भी क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी भी सेम फीलिंग्स हैं, उनकी भी सेम फीलिंग्स हैं, उनकी भी सेम क्वालिटीज़ हैं, वही सेम एक्शंस हैं जो हमारे हैं, तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई सब कुछ सेम है. सो वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर एंड देन देयर विल बी नो वॉर्स, नो फाइट्स, नो हेट्रेड when we understand this particular fact. The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves and we condemn ourselves. तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जब भी कोई ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको ये बोलते हैं कि those people are our enemies, या अदर कंट्री के जो पीपल हैं they are our enemies, और हमें जो है उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और when we think some people are our enemies, तो हम क्या कर रहे हैं, we are just harming ourselves, we are cheating our own self, we are giving a strong disapproval to our own selves, and also what we are doing, we are cheating ourselves, we are betraying ourselves. Clear? So यहाँ पर ये चीज़ जो है वो पोइट यही बताना चाहते हैं कि इनडायरेक्टली आप ये सब चीज़ों से क्या कर रहे हो, खुद ही को हार्म कर रहे हो, खुद की पीस, खुद की हार्मनी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स टू लिव इन पीस. किसी को भी झगड़े, वॉर्स, फाइट्स अच्छे नहीं लगते, हर किसी को पीस चाहिए लाइफ में. तो जब हम वी आर बोल सकते हो लिविंग फॉर दैट पीस, वी वांट दैट पीस इन आवर लाइफ, देन व्हाई आर वी इंडल्जिंग इनटू वॉर्स एंड फाइट्स? व्हाई वी थिंक सम पीपल आर डिफरेंट? एवरीवन इज सेम. He says that we should stay away from such negativity. We should not consider anyone to be our enemies. So the poet just wants to tell you that we should stay away from all these things. जब भी कोई हमें ये चीज़ ध्यान में रखवाए या फिर कोई भी बोलता है या हम कभी ऐसा सोचें, तो हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि we are indirectly harming ourselves. So why to do this? We should be like loving everyone. हर किसी को same consider करना चाहिए, and that is something that's going to flourish that positivity, that optimism within ourselves. Otherwise, we'll also be surrounded by negativity and we'll keep thinking other people are our enemies, और उसकी वजह से हम ही peacefully live नहीं कर पाएंगे. Clear? All right. During a war, both the parties must bear the loss. और सेम चीज़ यहाँ पोइट बोल रहे हैं कि जब हम किसी वॉर या किसी फाइट में इंडल्ज होते हैं तो सिर्फ एक कंट्री का नुकसान नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ ही नुकसान होता है. कैसे? And that is why the poet says that war is not in our favor. He says that whenever we pick any weapon against someone, we should remember one thing. We should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty, because the weapons kill people and the bodies which fall on the earth make it dirty. तो यहाँ पोइट जो कह रहे हैं ना कि both the parties must bear the loss, इसका मतलब क्या हुआ कि whenever we are indulging in a war, इसकी वजह से सामने वाले का तो नुकसान होता ही है, हमारा भी नुकसान होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम weapons उठा लेते हैं against people, लोगों को मार दिया जाता है. wars में obviously people lose their life, तो उनकी bodies जो हैं वो तो accumulate हो जाएंगी ना on this mother earth. इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ही land, हमारी mother earth जो है वो dirty हो रही है, वो pollute हो रही है. Clear? तो इसकी वजह से जो कि इतना ब्लड शेड होता है, इतनी डेड बॉडीज हो जाती हैं, वो सब चीजें अक्यूमुलेट हो जाती हैं ऑन दिस मदर अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर प्लैनेट बिकम्स डर्टी. एंड व्हाट वी आर डूइंग, इट इज अ लॉस ऑफ अस ओनली, बिकॉज ये प्लैनेट, ये मदर अर्थ तो हमारा ही है, राइट? तो वो लैंड जो है उससे तो आप डर्टी कर ही दे रहे हो, आप उसको पल्यूट कर रहे हो. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो बियरिंग द लॉस. Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. These dead bodies accumulate on the earth and make it impure. Obviously these dead bodies, fire, smoke, dirt, इसकी वजह से क्या होता है, planet earth हो रहा है destroy, it's getting polluted, air is getting polluted, हर एक चीज़ जो है वो impure हो रही है, and somewhere we are leading to the loss of the innocence or the purity of air and our mother earth. So why to indulge in such a thing जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान हो रहा है? अगर हम उस तरीके से भी देखें, then also we'll understand that these things, wars, fights, everything are useless, and we should always think that everyone is same, that is no man are foreign. Clear? All right. The fire of war which erupts, the smoke which comes out, and the dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of
air. So somewhere it's ending that innocence, that purity of air, the smoke, the fire, the dust that is produced, and because of this what we are doing is we will also breathe in the same air, यानी कि हम अपना भी लॉस कर रहे हैं. So why to indulge in such activities? With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no men are foreign and no country is strange. तो वो क्या करते हैं, बस वो यही समझा रहे हैं कि ये वॉर्स, फाइट्स, डिफरेंसेस, इन सब चीज़ों को छोड़ दो. डू नॉट टेक इट एज यू नो पीपल गिव इट टू यू. और अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में भी आते हैं देन इट दिस इज समथिंग जो कि रॉन्ग है, बिकॉज पोएट हैज़ वेरी एफिशिएंटली टोल्ड यू, वेरी ब्यूटिफुली कन्वेड दिस थिंग कि उसकी वजह से आप खुद का नुकसान कर रहे हो. जितना सोचोगे वो एनिमीज हैं, वॉर में इंडल्ज होगे, खुद के पीस को हार्म करोगे, एंड दैट इज समथिंग जो क्या है भाई, हार्मफुल है फॉर योर ओन सेल्फ. तो क्यों करना ये सब चीज़ें? सो द पोएट जस्ट वॉन्ट्स to tell you one thing, that do not indulge in such activities and consider everybody to be same. That is a human being. Other than that कोई differences मत देखो. Clear? So poet जो है at the end वापस इस लाइन को एक रिवर्स फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं या वापस रिपीट करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि सेम वे है भाई, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, यानी कि देयर इज नो कंट्री विच इज अननोन, विच इज स्ट्रेंज टू अस, एवरीबडी इज सेम. हर एक इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो सेम है, द वे वी आर. Clear? All right. And as we are discussing the poem, that is no man are foreign, we have already discussed the line by line explanation of every stanza and also the summary of this poem. But now we need to see what is the rhyming scheme being used and also what are those literary devices which have been used in this poem. Now rhyming scheme जो है, I hope अभी तक आपको क्लियर हो चुकी है किस तरीके से हमको देखनी होती है राइमिंग स्कीम. जस्ट जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है उसको नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करना है. इफ द साउंड्स आर रिपीटिंग, इफ यू कैन फाइंड दैट दीज आर राइमिंग, एक जैसा साउंड कर रहे हैं एट द एंड, देन डेफिनेटली दैट वुड बी नेम्ड एज द सेम लेटर्स. बट अगर उनका साउंड सेम नहीं है तो दूसरा अल्फाबेट जो है वो आपको प्लेस करना है. एंड दिस वे वी कैन सी कि राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है या नहीं. क्लियर? एंड ऑल्सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेज, जिसमें हमारी फेवरेट एलिट्रेशन बन चुकी है because it's been used in every poem. In this also we'll see alliteration. So I hope different literary devices जो हैं वो आपको अभी तक क्लियर हो चुकी हैं, जितनी भी हमने डिस्कस की हैं till now. Clear? All right. So let's begin with the rhyming scheme that is followed in this particular poem. हम क्या करेंगे, हर एक स्टैंजा में देखेंगे कि भाई क्या particular rhyming scheme है, and then we will move on to the literary devices. Clear? So the first stanza says, remember no men are strange, no countries foreign. तो foreign क्या हो जाएगा, A. तो यहाँ पर जैसे ही आप देखते हो फर्स्ट वर्ड, उसे कह देते हो आप A. नेक्स्ट हम देखेंगे द लास्ट वर्ड ऑफ नेक्स्ट लाइन. सो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. तो ब्रीथ्स क्या हो गया, नेक्स्ट वर्ड. नाउ आर फॉरेन एंड ब्रीथ साउंडिंग द सेम, नो. ठीक है, साउंड जो है वो डिफरेंट है दोनों में, सो दिस वुड बिकम बी. नेक्स्ट, like ours the land our brothers walk upon. तो upon word क्या हो गया, last word of next line. तो अब foreign और upon same है क्या, नहीं. breathes upon same sound कर रहे हैं क्या, नहीं. तो this would become C. then lie, next word is earth like this in which we all shall lie. तो lie word foreign के साथ भी sound same नहीं कर रहा, breathes के साथ भी नहीं और upon के साथ भी नहीं. तो this would become D. यानी अभी तक तो कोई भी rhyming scheme नहीं दिख रही है. Clear? यानी सभी अलग हैं, इसका मतलब there is no rhyming scheme in this particular stanza. Done? All right. Next, they too aware of sun and air and water. तो water क्या हो गया आपका, A. are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. अब starved word क्या हो गया, लास्ट वर्ड ऑफ नेक्स्ट लाइन. तो water और starved सेम साउंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये बन जाएगा B. Their hands are ours and in their lines we read. Now water read सेम है क्या, नहीं. Starved read, अब अलग है, ठीक है, starved और ये read है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, different. Then a labor not different from our own. तो own word, is it sounding same as water? No. Is it sounding same as starved? Definitely not. Then is it sounding same as read? No. तो ये क्या हो जाएगा, D. यानी again we can see कि there is no rhyme scheme. तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि there is no rhyme scheme being followed.
क्लियर, क्योंकि देखो सभी डिफरेंट डिफरेंट जा रहे हैं। अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टैंजा में तो सभी डिफरेंट है, फर्स्ट स्टैंजा में भी सभी डिफरेंट है, तो अभी तक तो कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिली। अगर दिस सेम थिंग फॉलोज इन दी नेक्स्ट स्टैंजास टू, देन डेफिनेटली वील से कि पूरी पोएम जो है वो फ्री वर्स है, यानी कि कोई भी राइमिंग स्कीम देखने को नहीं मिल रही। क्लियर, ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट स्टैंजास देखते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक, तो वेक क्या हो गया ए, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, अब वन क्या हो जाएगा बी, यानी वेक और वन क्या हो गए डिफरेंट, राइट। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, तो लाइफ क्या हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड, वेक और लाइफ सेम साउंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, वन लाइफ नो, सो दिस वुड बिकम सी। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, नाउ वेक एंड अंडरस्टैंड सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वन एंड अंडरस्टैंड नो, लाइफ एंड अंडरस्टैंड डेफिनेटली नॉट, तो ये बन जाएगा डी। Let us remember whenever we are told, so told would become A. To hate our brothers it is ourselves, told और ourselves same sound कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो गया B. That we shall dispossess, betray, condemn, now told and condemn का same sound है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ourselves और condemn का same sound है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो जाएगा C. Remember we who take arms against each other, now the last word is other, is it sounding same as the word told, no, is it sounding same as the word ourselves, definitely not, and condemn and other are also not sounding the same, so this would become D, यानी इस पर्टिकुलर स्टैंजा में भी आपको कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं दिख रही है, सो वी कैन सी दैट फ्रॉम दीज 4 स्टैंजाज देयर इज नो पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम बीइंग फॉलोड, तो अभी तक कह सकते हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वर्स। क्लियर, ऑल राइट, लास्ट स्टैंजा इज इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, सो डिफाइल बन जाएगा ए। Our hells of fire and dust outrage the innocence, so innocence और defile same sound कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, this would become B. Of air that is everywhere our own, so own and defile same है क्या, no, own and innocence again they are not same, so it is C. Remember no men are foreign and no countries strange, now strange and defile again they are not sounding same, strange and innocence no, and own and innocence own and strange are also different in sounds, तो ये भी क्या हो जाएगा D, यानी again we can see there is no rhyming scheme, so the entire poem is written in free verse. free verse मतलब कोई rhyme scheme नहीं, कुछ भी same sound नहीं कर रहा, बिल्कुल freely with liberty लिखी गई है poem, तो free verse का मतलब there is no rhyming scheme in the poem. clear, all right, चलिए now let's discuss the literary devices being used in this poem. Number 1 and our favorite is alliteration. इसका मतलब क्या है, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा हो, अगेन आई विल टेल दिस सेम थिंग, इट्स कॉन्सोनेंट साउंड ना कि कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है। तो अगर ए ई आई ओ यू यानी कि अन आर का जो आप पढ़ते हो टिल अह, इसका साउंड आपको वॉवल का साउंड कहलाता है, और इसके अलावा जो आपके साउंड्स बचते हैं यानी क ख ग जो आप पढ़ते हो टिल दी एंड, वो साउंड्स कहलाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो अगर वो साउंड रिपीट हो रहे हैं इन एनी लाइन, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हो, एक साथ हो या एक के बाद एक हो, ऐसे वर्ड्स में सेम साउंड रिपीट हो, उसे कहते हो कि देयर वी हैव सीन एलिट्रेशन बीइंग यूज्ड। क्लियर, सो द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड alliteration. Clear? For example, अगर हम ये लाइन देखें from one of these stanzas, a single body breathes, तो यहाँ पर बॉडी में ब साउंड और ब्रीथ्स में भी ब साउंड जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एंड दिस ब साउंड इज व्हाट, इट्स द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर बिकॉज दिस साउंड इज रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। क्लियर, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, अब यहाँ पे अगर आप देखो इस लाइन में, सो वॉर्स का जो व साउंड है, देन अगेन एक व साउंड जो है वो एक वर्ड छोड़ के जो हो रहा है रिपीट, वो है विंटर में, सो दिस व दैट इज W साउंड इज रिपीटिंग अगेन इटसेल्फ, सो दिस इज व्हाट, एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। क्लियर, सो एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड सेम लाइन में एक साथ या फिर एक के बाद एक छोड़कर वर्ड्स में यू नो रिपीट हो रहा हो, उसे कहते हो एलिट्रेशन। डन, ऑल राइट, नेक्स्ट इज अ मेटाफर। अब हम देख चुके हैं मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस, क्योंकि इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट आई गेस अब तो क्लियर हो चुका होगा कि मेटाफर और सिमिली में दोनों में क्या सिमिलैरिटी या कंपैरिजन की बात होती है। बट ये कंपैरिजन जो है अगर नॉर्मली बता दिया जाए विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक एज, यानी कि जब हम बोलते हैं ना दिस इज लाइक दिस, दिस इज एज दिस, तो अगर ये कंपैरिजन वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो वो हो जाता है सिमिली। अगर ये वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं और कंपैरिजन बताया जा रहा है दो डिफरेंट चीजों में, तो वो हो जाता है
metaphor. Clear? तो metaphor is a figure of speech or a literary device that is used to make a comparison between two things that are not alike, जो कि सेम नहीं है obviously, और उनमें comparison किया जाए but do have something in common, but एक कोई चीज़ है जो common है और उसके बेस पे comparison हो रहा है. क्या यहाँ पे वर्ड लाइक और एज का यूज हुआ? नहीं, तो वो हो जाता है मेटाफर. बट अगर लाइक और एज वर्ड यूज करके सेम कंपैरिजन बताया जा रहा है तो वो हो जाएगा सिमिली. क्लियर? तो यहाँ पर सिमिली नहीं, यहाँ मेटाफर का यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. अब यहाँ पर देखो वर्ड यूनिफॉर्म्स जो है इसके बहुत से मीनिंग है. वो सोल्जर्स की बात हो सकती है, वो डिफरेंट कपड़ों की बात हो सकती है जो लोग पहन रहे हैं, या फिर यहाँ पर यूनिफॉर्म्स जो है वो मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज या आर्मी जो सोल्जर्स है उनको डिफाइन कर रही है. तो यहाँ आपने सोल्जर्स वर्ड यूज ना करके यूनिफॉर्म्स को देख लिया यूज होता हुआ. इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो आर्मी से या मिलिट्री फोर्स से बोल रहे हैं, लिंक कर रहे हैं या कंपैरिजन बता रहे हैं. क्लियर? अब क्या यहाँ पे लाइक एज वर्ड यूज्ड हुआ है? नहीं, बट हेयर यूनिफॉर्म इज रेफरिंग टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. दिस मीन्स देयर इज अ कंपैरिजन मेड बाय नॉट यूजिंग लाइक एंड एज. तो ये हो गया मेटाफर. क्लियर? सिमिलरली, वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व. अब यहाँ पर ये जो स्टार्विंग की बात हो रही है वो वॉर और विंटर दोनों की बात हो रही है. तो हेयर वॉर टाइम इज कंपेयर टू विंटर सीजन, यानी कि जैसे विंटर सीजन में बहुत कम फूड प्रोडक्शन होता है, उस कंपैरिजन को यहाँ वॉर्स के साथ जोड़ा है. तो दिस इज अगेन व्हाट? एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. क्लियर? तो यहाँ मेटाफर का एग्जाम्पल जो है अगर आप डीपली मीनिंग में जाते हो तो ही आपको दिखेगा, वो ये है कि यूनिफॉर्म्स जो है वो सोल्जर्स को रिलेट करके या उनकी मिलिट्री फोर्स जो है डिफरेंट कंट्रीज की उनको रिलेट करते हुए बता रहा है. एंड ऑल्सो वॉर का टाइम जो है वो विंटर सीजन से रिलेटेबल है. सो हेयर दिस कंपैरिजन इज अ मेटाफर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज रिपीटेशन. बहुत इजीली रिपीटेशन आपको दिख रहा है. वन, सो यू कैन डायरेक्टली सी दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, लास्ट लाइन ऑफ लास्ट स्टैंजा. तो ये दोनों क्या है? रिवर्स मोड में है बट रिपीटेड है. क्लियर? तो वो हो गया रिपीटेशन. सो रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी वर्ड्स, फ्रेजेस या लाइन्स जो है पूरी पोएम में कहीं पे भी रिपीट हो रही हो. इट कैन बी अ थिंग कि जो सेम स्टैंजा है उसमें रिपीट हो रही हो, नॉट स्पेसिफिकली इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ ऑल द लाइन्स, कहीं पे भी. जैसे फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड वही सेकंड लाइन का थर्ड वर्ड है, फोर्थ लाइन का सेकंड वर्ड है, ऐसे रिपीटेशन होता है. सिमिलरली कोई भी एक स्टैंजा रिपीट हो गया पूरी पोएम में तो वो भी हो गया रिपीटेशन. एंड इफ वन लाइन इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द स्टैंजाज एंड दैट सेम लाइन इज रिपीटेड इन सम अदर स्टैंजा, वो भी क्या हो जाएगा? रिपीटेशन. सो रिपीटेशन इज व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन अ लिटरेरी वर्क, यानी किसी भी पोएम में कोई भी लाइन, वर्ड, फ्रेज अगर रिपीट हो रहा है उसे आप कहोगे रिपीटेशन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट स्टैंजा देखें तो वहाँ आपको रिमेंबर वर्ड या फर्स्ट स्टैंजा में रिमेंबर वर्ड मिल जाएगा. सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, ऐसे सारे स्टैंजाज में देखो तो बहुत बार पोएट ने क्या बोला है? रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर. ठीक है, याद रखो. तो रिमेंबर वर्ड क्या हो रहा है? हर जगह रिपीट हो रहा है. एंड अगर अपन काउंट करें तो पूरी पोएम में इट्स बीन रिपीटेड 5 टाइम्स. क्लियर? सो रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 5. तो और सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन क्या है कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन और लास्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन जो है वो रिपीटेड है. सो रिपीटेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल है रिमेंबर बीइंग रिपीटेड इन कंप्लीट पोएम फॉर 5 टाइम्स एंड द वन लाइन दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टैंजा 1 and the last line of stanza 5 is also repeating, so that is also an example of repetition. Clear? All right. Next literary device used is enjambment, and now I hope आपको पता चल गया भाई enjambment क्या है, because in the last poem also we saw this literary device. कुछ नहीं है, अगर आपको एक स्टैंजा में कोई लाइन जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिखे, दैट इज एक लाइन लिखी हुई है, सेकेंड लाइन लिखी हुई है और पंचुएशन जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है और थर्ड लाइन पे जाके ये एंड हो रहा है सपोज, या फिर फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड लाइन के बाद एक पंचुएशन है, तो ये क्या हो गई? ये एक लाइन है जो कंटिन्यू हुई है, राइट? तो अगर आपको पंचुएशन मार्क जो है वो एक लाइन के बाद दिखे, यानी कि सेम लाइन इज कंटिन्यूइंग इन द सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, that is what is enjambment is. Clear? So it is running lines of poetry from one line to the next without using any kind of punctuation to indicate a stop. यानी कि अगर punctuation mark जो है वो first line में ना mention होते हुए second line में या third line में mention हो रहा है, इसका मतलब आपको रुकना कब है वो mention किया गया है, not in the very first line but in the second or next line. That is what is the meaning of enjambment is. For example,
Beneath all uniforms, a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon, is earth like this in which we shall lie. तो यहाँ देखो, यहाँ कोई पंचुएशन है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, बट ये लाइन के बाद जो है पंचुएशन यहाँ कहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ये लाइन यहाँ कंटिन्यू हुई, फिर यहाँ कंटिन्यू हुई. क्लियर? सो दिस मीन्स ये एग्जाम्पल किसका है? एंजाम्पमेंट का. नेक्स्ट, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइव्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. तो ये लाइन देखो एक साथ पढ़नी है, इसका मतलब यहाँ कोई स्टॉप नहीं है, ये कंटिन्यू हो रहा है. तो पंचुएशन जो है फर्स्ट लाइन में नहीं है. एक पंचुएशन का मतलब यहाँ पे आपको स्टॉप करना है कि नहीं वो नहीं बताया गया है, कब बताया है? नेक्स्ट लाइन में. तो इसीलिए भी ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ एंजाम्पमेंट. क्लियर? ऑलराइट. Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. तो यहाँ पर ना ही कोई stop के बारे में इंडिकेशन दिया है, ना ही कोई पंचुएशन है. Similarly in the second line also you cannot see the punctuation, but it ends in the third line. Third line में भी यहाँ continuation है, but by love के बाद क्या है? full stop. It means all these lines are continuing or ending after the second line. So this means this is an example of enjambment. Clear? Then let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. तो यहाँ पर भी देखो स्टॉप कहाँ दिख रहा है? थर्ड लाइन के बाद. दिस मीन्स फर्स्ट लाइन पढ़नी है, सेकेंड लाइन उसका कंटिन्यूएशन है और थर्ड लाइन भी उसी का कंटिन्यूएशन है. तो ये लाइन जो है यहाँ जाके कहीं एंड हो रही है. दिस मीन्स अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाम्पमेंट. क्लियर? Final example is our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. तो यहाँ पर पॉज लेने को कहा गया है. इसका मतलब फर्स्ट लाइन के बाद नहीं रुकना है, कंटिन्यू करते हुए सेकंड को पढ़ना है और यहाँ पे कहीं पंचुएशन मेंशन है. दिस मीन्स दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाम्पमेंट. क्लियर? तो एंजाम्पमेंट क्या है? बस कोई लाइन जो है वो कंटिन्यू होती दिख जाए, उसे कहोगे आप भाई यहाँ पर एंजाम्पमेंट का यूज है. डन? ऑल राइट. And as we are discussing the poem No Man Are Foreign, now we need to see how much we have understood this concept, because we will solve certain NCERT questions that have been asked in this particular poem. बहुत ही limited number of questions पूछे गए हैं, but they all are somewhere kind of giving you the view कि क्या यहाँ पे questions पूछे जा सकते हैं. Because बहुत direct questions हैं यहाँ पर, value based भी पूछा गया. तो क्या पूछा जाएगा आपसे कि according to you, are you okay or are you agreeing with the concept or the message conveyed by poet that is James Kirkup, that is No Man Are Foreign. तो आपको अपना point of view उस पे देना होगा. That's it. Again, other than these, जो direct questions हैं वही पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से poet यहाँ पे proof कर रहे हैं. What are the examples he gave that tells you कि yes, no man are foreign, everybody is same, we all are same human beings. तो इस तरीके के direct questions जो हैं वही possible हैं, other than the value based जो मैंने आपको already बता दिया. That's it. So it's a very easy poem and it's just giving you a very beautiful message. तो उसलिए ये poem से आपको questions जो हैं वो ऐसे ही type के आ सकते हैं. Clear? All right. The very first NCERT question that is asked is beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो स्टैंजा से दी हुई है, beneath all uniform single body breathes. तो वहां पर जो यूनिफॉर्म वर्ड है उसका क्या मतलब है? what do you think the poet is talking about? So here there are two possibilities. Number one is definitely about जो soldiers की जो है बात की गई है, यानी कि जो soldiers हैं of different countries, although they wear different uniforms but the body beneath them is same. Clear? या फिर यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि all the people of other countries they wear different dresses but they are the same, that is the body beneath these dresses are same. Clear? तो यहाँ पर ये दो ही चीजें हैं, एक तो different dresses की बात की गई है of different people, different countries, या फिर जो soldiers हैं उनकी बात की गई है. So we would mention both of them and you can also use the word probably, यानी हो सकता है कि इस तरीके की बात पोइट कर रहे हो. Clear? So the poet speaks about various dresses that people of various countries and the uniform that soldiers of different countries wear, but beneath them the human body is same. तो यहाँ poet या तो various dresses की बात कर रहे हैं, तो you can write the poet probably speaks about. So this would make it more authentic कि probably हो सकता है ऐसा कि poet जो है वो various dresses की बात कर रहे हैं, या फिर majority तो यही है कि या फिर वो soldiers की बात कर रहे हैं कि the uniforms that soldiers of different countries wear, but the body or the human body beneath them is same. Clear? All right.
Next is how does the poet suggest that all people on earth are same? तो कैसे बोलते हैं ना on the same earth we shall all lie in the same land. तो वही चीज यहाँ पे पोएट ने पूछी है कि how is the poet, sorry यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि how is the poet telling you or suggesting to you that all people on earth are same. Clear? So the answer would be the poet says that nobody is different and strange. वो यही बोलते हैं no men are strange, no country is foreign. इसका मतलब there is no one who is different or unknown and strange. A single body breathes beneath all uniforms and all of us will lie in the same earth when we die. तो फर्स्ट स्टैंजा में वो यही बता रहे हैं कि सिंगल बॉडी है which breathes under all or beneath all the uniforms and also everybody is going to lie in the same earth when they will die. तो कोई डिफरेंस है नहीं, सेम अर्थ है, सेम प्लैनेट पे रह रहे हैं, सेम लैंड है एंड ऑल्सो जो बॉडी है beneath all these uniforms वो भी सेम है. सो ऑल क्या बोल रहे हैं ओवरऑल पोएट, ही इज सजेस्टिंग, ही इज टेलिंग एवरीवन दैट yes all people on earth are same. Clear? All right. Next is in stanza 1 find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. तो यहाँ पर हमें वो वर्ड्स बताने हैं स्टैंजा 1 के इन विच हमें ये चीज पोएट बता रहे हैं कि हम सब क्या हैं, एक जैसे हैं, हम सेम हैं. क्लियर? तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट 5 वेज इन विच वी आर ऑल अलाइक. 5 तरीकों से उन्होंने बताया है कि हम एक जैसे हैं. कैसे? नंबर 1 ही सेज हियर द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. तो जब ये बोलते हैं वो अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स या बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, सेम है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द सेम बॉडी, it's just the appearance of face is different. other than that हर एक चीज क्या बोलना चाह रहे हैं आप पोएट कि we all are same. clear? तो ये एक चीज है जो कि बताती है that yes we are similar, we are alike. Second is the land our brothers walk upon. Second point जो बोला गया है उन्होंने कि the land our brothers walk upon, that means जो land है वो भी क्या है, same है. So again second thing in which we can say that we all are same or alike, that is the land we walk upon, यानी कि that is same. नेक्स्ट इज अर्थ लाइक दिस. जो वो बोलते हैं इसका मतलब जो प्लैनेट है, जो मदर अर्थ है वो सबके लिए सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट. सो दिस इज द थर्ड थिंग विच प्रूव्स दैट वी ऑल आर अलाइक और सेम. इन विच वी ऑल शैल लाई. अब यहाँ पर जब वो बोलते हैं इन विच वी ऑल शैल लाई यानी कि वी ऑल विल लाई इन द सेम लैंड, वी वुड बी ग्रेव्ड इन द सेम लैंड. तो ये चीज भी क्या बोल रही है, सेम चीज कि वी ऑल आर अलाइक. क्लियर? सो दीज आर द 5 वेज और 5 द वर्ड्स ऑफ फ्रेसेस जिसके थ्रू पोएट हमें ये बताते हैं इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा दैट हाउ वी ऑल आर सिमिलर. क्लियर? ऑल राइट. Next is how many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. अब stanza 2 में बोला है क्या है वो चीजें जो हर किसी के लिए कॉमन है, यानी कि हमारे लिए भी वही सेम चीजें हैं, बाकियों के लिए भी सेम चीजें हैं. दैट इज द कॉमन फीचर्स इन स्टैंजा 2 आर द सन. नंबर 1 वो बोलते हैं जो सन है, यानी ये नेचर की जो बाउंटीज हैं, जो रिवॉर्ड्स हैं, उनकी बात की गई है कि जो सन है दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज सिमिलर फॉर बोथ ऑफ अस. सेकेंड इज द एयर दैट इज अगेन सिमिलर फॉर बोथ ऑफ अस. थर्ड इज द वाटर, यानी कि सन सेम है, एयर सेम है, वाटर सेम है. पीसफुल हार्वेस्ट जो उन्होंने बोला है कि एवरीबडी पीसफुली ईट्स और एंजॉयज देयर फूड व्हेन देयर इज नो वॉर, व्हेन देयर इज नथिंग दैट बोल सकते हो फाइट वाला सिचुएशन. सो दैट टाइम एवरीबडी इज पीसफुली एंजॉइंग देयर फूड. सो पीसफुल हार्वेस्ट क्या हो गई, नेक्स्ट थिंग. एंड फाइनली द लेबर, यानी एवरीबडी वर्क्स हार्ड. हम भी हार्ड वर्क करते हैं, अदर कंट्री के लोग भी जो है वो हार्ड वर्क करते हैं. सो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड टू अर्न दैट फूड और टू जस्ट फुलफिल द नीड्स और बेसिक नीड्स ऑफ their families. So these are the things जो कि बताए गए हैं common features for all, that is the sun, the air, the water, peaceful harvest and the labor. Clear? All right. Next is whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? यानी कब ऐसा होता है कि हमें ये बोला जाता है that whenever we are told to hate our brothers, तो कब बोला जाता है that you should hate your brothers? That is when there is a situation of war या fight या फिर there are people who feel कि पीस होना ही नहीं चाहिए, वॉर्स ही होनी चाहिए. तो दैट इज सम टाइम जब हमको बोला जाता है दैट यू शुड हेट योर ब्रदर्स. देन व्हाई इट इज टोल्ड टू अस? जस्ट बिकॉज कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी सेल्फिश, दे आर वेरी ग्रीडी, दे फील कि वॉर या फाइट इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. देन
Who tells us, सेम चीज हमने बोला, कुछ लोग हैं जो कि सेल्फिश होते हैं, वही बोलते हैं. Should we do as we are told at such times? What does the poet say? तो poet यही बोलते हैं that we should not do as we are told at these times, because poet यहाँ वही प्रूफ कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे हम खुद को चीट करेंगे, खुद को कंडेम करेंगे, खुद के लिए ही सॉर्ट ऑफ एक हार्म क्रिएट करेंगे खुद के लिए. सो अल्टीमेटली दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हार्म अस. सो यहाँ पर वही चीज जो है पोएट बोलते हैं that you should not do as you are told during these times. Clear? All right, let's answer all the parts now. So the answer to this question is, we are told to hate other human during wars and fights. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें जो है ये चीज जब बोली जाती है ना, that we should hate our brothers या other people, that is told when there is a situation of war or fight. These are told by selfish people who want wars and revenge instead of peace. Now there are a lot of people who feel कि किसी भी चीज़ का solution होता है रिवेंज लेकर, बदला लेकर, वॉर से, झगड़े से. सो ये लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, बिकॉज ये सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं कि उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़े. दैट्स समथिंग दैट दे वांट. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर पीपल कि दैट पीपल विल लूज लाइफ. हमारे खुद के लोगों की, कितने लोगों की जान जाएगी इस सब चीज़ों में, कितना एक नेगेटिव सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा. सो दीज पीपल डू नॉट थिंक अबाउट इट. दैट्स वाई they are considered as selfish people. So we are told to hate our brothers by these selfish people who think that wars and revenge is the only solution. They do it for their own benefit because they are selfish. तो वो खुद के benefit के लिए ये सब चीजें करते हैं. No, we should not do as told at such times. पूछा गया है ना कि शुड वी डू दिस और नॉट, जैसे हमको बोला गया है. सो नो, डेफिनेटली वी शुड नॉट डू दीज थिंग्स जो कि हमको बोले जाते हैं ड्यूरिंग दीज टाइम्स. वी शुड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड मोर पीसफुल. वॉट वी शुड डू इज, हमें हार्मनी, पीस जो है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए, और जितना हम इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वी शुड डू. एंड दैट इज वी शुड नॉट डू एज वी आर टोल्ड दैट वी शुड बी indulged into wars or fights. We should hate our brothers because that is something that's going to destroy or harm the peace of the country. तो हमें क्या करना है, we have to just try to maintain this peace of the world. The poet says that we should always remember that people we are told to fight against are also human beings like us. We are all same. There is no foreign land. There are no foreign men. तो poet आपको overall यही बोल रहे हैं कि जब भी हमको ऐसा कुछ बोला जाता है, we should always remember one thing, and that is everybody, that is the other people or we, are all human beings. Yani we all are same, and we should not indulge into wars and fights like these. And there is no foreign land, no foreign country, and no men are foreign is the ultimate thing जो poet हमको यहाँ पे convey करना चाहते हैं. Clear? So I hope all the parts जो हैं वो आपको clear हो चुके हैं कि कौन बोलते हैं, हमें क्या बोला जाता है, कब बोला जाता है ऐसा, और हमें क्या करना चाहिए, और poet क्या बोलते हैं. ये सारे parts का answer जो है, this is the complete sample answer. Clear? All right. So with this we come to an end of our topic, that is NCERT solutions of the poem No Man Are Foreign. बहुत limited questions थे, but they are completely covering all the stanzas कि पूरा point of view, overall view क्या है poet का, वो इन question से एक sort of revision हो गया. Clear? I hope आपको सारे answers जो हैं वो clear हो चुके हैं. Now in the next video we'll begin the new topic, but before that you should visit Magnet Brains channel because you get 100% free class 4th to 12th online school education. So if you have any doubt related to any subject, any topic, go and visit the videos related to them so that your doubts are cleared beautifully. Now in the next video we'll meet with